आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन समांतर श्रेणी लेसन 4 और प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, हमने और 16 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं और एक 18 को भी कर चुके हैं। ठीक है, इसको लिखना भूल गया था 17 को, तो आज इसको हल करेंगे। इसके बाद क्या है 19 को हल करेंगे। ठीक है, 18 हो चुका है। और प्रश्नावली 3 सभी क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी के योग वाले सूत्रों से हल हो रहा है। ठीक है, दोनों सूत्रों से। और ये सूत्र ये पहला है जिसमें डी से डी दिया रहेगा तब समांतर श्रेणी का योग होता है, और अंतिम पद एल दिया रहता है तो इसका योग यहाँ पे इस फार्मूला का यूज होता है। तो आज लास्ट भी हो सकता है आज। ठीक है, फटाफट करते हैं। देखो, इसमें बहुत सारा लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है देखना। इसमें विस्तार से लिख दिया इसलिए बड़ा है क्वेश्चन। देखो, एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है। ठीक है, जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। कोई भी कार्य होता है उसको निश्चित तिथि तक क्या पूरा करना होता है, ठेका द्वारा। ठीक है, निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस तरह है। यानी निश्चित तिथि से क्या है, लेट से करोगे तो जितने दिन लेट करोगे उतने दिन का जुर्माना जुड़ता जाएगा। तो अगर आप पहले दिन यानी एक दिन लेट किए तो 200 रुपये। ठीक है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन अगर विलंब हो गया तो 300 रुपये इत्यादि। ठीक है, मतलब पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है और इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना क्या है 50 रुपये बढ़ता जाएगा। ठेकेदार ने कार्य में 30 दिनों का विलंब किया। मान लो 1 साल का कोई भी कार्य ठेकेदार ने लिया, लेकिन उसे 1 साल 30 दिन तक 30 दिन में किया, यानी 30 दिन लेट हो गया, मतलब अधिक दिन लगाए कार्य को करने में। तो 30 दिनों का विलंब किया तो उसे कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा, देना होगा। और 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा। पहले दिन के लिए 200 है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए है 300। तो इस 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना है उसको भी निकालेंगे, प्लस 30 दिनों का विलंब किया है किया है ठेकेदार ने, उसको कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा यह भी निकालेंगे। यह 30 दिनों का विलंब के लिए ना हम समांतर श्रेणी का योग का सूत्र करेंगे। और ये 30वें दिन यानी 30वां पद, जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 16 में क्या वर्ष को क्या मान लिए थे पद, उसी प्रकार दिन को समांतर श्रेणी का पद मान ले तो तीसरे पद के लिए 300 हो गए। ठीक, ऐसे। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, माना कि दिन समांतर श्रेणी का पद है, तब प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी होगा। ठीक है, हमने क्या है प्रथम पद लेते हैं ए और सार्वअंतर डी लेते हैं, उसको बताना होता है। ठीक है, बता दिए। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, माना कि दिन समांतर श्रेणी का पद है तब प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी होगा, अतः समांतर श्रेणी होगा करके लिख सकते। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी होगी, क्या होगी, प्रथम पद यानी पहले दिन कितना है 200। ठीक है, तो मैंने 200 लिख दिया, दूसरे दिन 250, और ये तीसरे दिन मतलब तीसरे दिन यानी तीसरा पद 300, डॉट 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 करके चल रहा है। ठीक है, समांतर श्रेणी। और यहाँ पे ना दिया देखो
पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये बता दिया इसमें, लेकिन इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 रुपये बढ़ जाएगा। ये 50 रुपये क्या है? सारवंतर डी है, लेकिन हम सारवंतर यहीं से निकालेंगे, ठीक है, इसको लिखने के बजाय। तो ए अपना प्रथम पद में लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे? 200। डी बराबर क्या लिखेंगे? 250 में माइनस कर देंगे 200 को, क्यों? क्योंकि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, बराबर आएगा 200 में 250 में 200 घटेगा तो 50 ही आया। और यहाँ पे देखो लिखा है 50 रुपये बढ़ जाएगा, 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे 200 है, 50 बढ़ गया 250, 250 में 50 बढ़ जाएगा तो 300, ऐसे। तो डी की वैल्यू आई 50। अब 50 रुपये तक हो गए। ठेकेदार ने कार्य में 30 दिनों को विलम्ब किया, यानी 30 दिन क्या है? हमने माना है यहाँ पे पद, यानी 30 पदों, ठीक है, यानी यहाँ पे n बराबर आया 30। n क्या है? पदों की संख्या है। अब उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा? चूंकि n बराबर 30 है तो हम SN बराबर निकालेंगे। कितना जुर्माना देना होगा? सबको जोड़ेंगे 30 दिनों का, इसलिए SN मतलब समांतर श्रेणी का योग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद तीसवें वहाँ क्या है? वहाँ है ये, वहाँ मतलब पदों की संख्या है, यानी 30वां पद कितना होगा हमें निकालना होगा। तो पहले SN निकालेंगे, फिर इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको निकालने के लिए यही पे दिया है, ये A दिया है और ये D दिया है, और यहाँ पे तो N दिया ही है, तो 30वां पद निकाल आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई झंझट करना नहीं पड़ेगा, ना इसके लिए भी झंझट नहीं, सब कुछ हम लिख दिए। तो अब बड़ा आसान है, इसमें सूत्र क्या है? SN, चूंकि ये D दिया है ना, किसमें? समांतर श्रेणी का सारवंतर D दिया है, और हमें SN ज्ञात करनी, तो बड़ी सूत्र लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 और ये D में मान रखने पर लिखना, ठीक है। और SN का वैल्यू रखता हूँ मैं, कितना निकालनी है जी, लेकिन ये n की वैल्यू ये 30 दी है, यहाँ पे 30 लिखना होगा। अगर मैंने पिछले जितने भी वीडियो में नहीं बना की ऐसे, तो आप कर लेना, ठीक है। n की वैल्यू दिया है, n 30 है बटा ये 2 और ये 2 गुणा में a बराबर दिया है 200, ये प्लस n बराबर दिया है 30, अरे 30 दिया, ठीक है, ये माइनस है, ये +1, ये d कितना दिया है? 50। अब तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद हल करो, ठीक है, ताकि हम और क्वेश्चन को हल कर सकें, लेकिन चलो फटाक से कर देते इसको। S3 मतलब 30 पदों का योग, ठीक है, समान, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हम 30 पदों तक कैसे? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा को तो हम जोड़ लेंगे, छोटा 3 पद में 30 पदों को कैसे जोड़ेंगे? ये 30वां पद तक जुड़ेगा। S मतलब सम होता है, और ये 15, ठीक है, 30 2 से चला जाएगा, ये 400 200 होगा, प्लस 30 में 1 घट गए तो 29 गुणा में 50, और इन दोनों का गुणा होगा, फिर जोड़ना, S30, ये 15, ये 400 प्लस, चूँकि प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, 5 निया 45, 5 दूनी 10, हासिल आई, अरे 5 ने 45 का लेना था, हासिल आई 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, ये 0 को उतार दिए। S30 बराबर 15, इन दोनों को जोड़ के गुणा करा देंगे, ठीक है। 1450 है, 1400 में 400 जोड़ दो तो 1800 हो गया, 50 का 50। अब इसको गुणा करना पड़ेगा। S30 बराबर
15 शून्य शून्य, 15 पंचे 75 का 75 का 5 हासिल आई 7, 15 अरे 15 पंचे 75 ठीक, और हासिल आई 7, 15 अट्ठे 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 27 का 7 हासिल आई 12 है ठीक है। 15 एकम 15, 15 और 12 10, 25 2 27 ठीक। यही 30 पदों का योग है। यानी आप आंसर में लिखना, अतः ठेकेदार 30 दिन का विलंब किया तो कुल कितना जुर्माना, 30 दिन 27,750 रुपये देना पड़ेगा। अब 30वां पद देखो, 30वां पद हेतु ए बराबर दिया है 200, डी बराबर हमने निकाला है 50, और 30वां वां मतलब एन पदों की संख्या है 30। अब 30वां पद का सूत्र क्या है, ए एन, ये क्या है, पदों की संख्या नहीं है, पर ये अंतिम पद के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन पदों की एक क्या कहूँ कि ये एक पद का वैल्यू इसी से निकाला जाता है, यानी एन पदों की संख्या। यानी यहाँ पे हम एन के स्थान पे ना, ये एन पदों की संख्या है ठीक है, एन के स्थान पे हम 30 रखेंगे तो 30 पदों की वैल्यू निकाल आ जाते हैं। तो ये ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, इस फार्मूले से हल करेंगे। थोड़ा सी इधर करते हैं ठीक है। ए एन हमें निकालना है, तो ए और एन बराबर दिया है 30 बराबर ए बराबर दिया है 200 और प्लस एन बराबर 30 दिया है माइनस 1, और ये डी बराबर कितना दिया 50 ठीक है। अब ये 30 इसको घटा देंगे, पहले 200 निकाला प्लस ये 29 गुणा में 50, यहीं पे 29 का 50 का गुणा कराए थे 1450 है ठीक है। ये 1450 प्लस 200 ये A3, यानी A30 बराबर 14 में 2 गया तो 2 जुड़ गया तो 200, 1600, 50 का 50। ये 30वां पद है ठीक है, 30वां पद हेतु है। ये भी आंसर है हमारा। जो लास्ट में पूछा है 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा, पहले दिन के लिए लिखा है ना 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, दूसरे उसी प्रकार 30वें दिन के लिए ठीक है, 30वें दिन के लिए कितना होगा 1650 होगा, और जुर्माना उसको कितना देना होगा 27,000 ठीक है, 27,750। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये 18 हो चुका है ठीक है, ये 19वां है। और इसमें भी कुछ नहीं है, उसमें हमने दिन को क्या माना था पद, इसमें पंक्ति को मानेंगे। तो 200 लट्ठों को इस तरह से जमाया गया, 200 लट्ठे मतलब लकड़ी का लट्ठा होता है ना, फिल्मों में देखते हैं कंटिन्यू जुड़ा होता है, जैसे पुष्पा में देखते हैं चंदन की लकड़ी को कैसे वो एक के ऊपर एक रखते हैं, वैसी उसको लट्ठा, एक लकड़ी को लट्ठा समझो, 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे ठीक है, उससे ऊपर की पंक्ति में 19, सबसे नीचे जमीन में 20 रखा, 20 के ऊपर में 19 लट्ठे रखे, फिर 19 के ऊपर की पंक्ति में रखा 18 ठीक है, इसी तरह रखते गए। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला, 200 तक ना, 200 तक। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं इसको ज्ञात करनी है, कितनी पंक्तियां। पंक्ति को हम देखो, यहाँ पे भी पंक्ति है, यहाँ पे पंक्ति है, यहाँ पर भी पंक्ति है। पंक्ति यानी पंक्ति को हम मानेंगे पदों की संख्या, और 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तो एन की वैल्यू निकालेंगे पदों की संख्या, और दूसरा ये निकालेंगे सबसे ऊपर की पंक्ति में, जैसे 20 लट्ठे को जमीन के नीचे में रख दिए, फिर रखते 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 आए ऊपर, एक एक कम कर करके,
तो सबसे ऊपर पंक्ति में यानी प्रथम पंक्ति 20 होगा और सबसे ऊपर में रहेगा उसको लास्ट पंक्ति कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमें ज्ञात करनी है। तो बड़ा आसान है, ये देखो इसमें माना कि पंक्ति समांतर श्रेणी की पद है। जैसे देखो 20 ऐसे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे रखेंगे। फिर 20 रखे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे रखेंगे, कम कम रखेंगे ऐसे। कुछ इस प्रकार से ऊपर त्रिकोण की तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो तब बता रहा हूं मैं, प्रथम पद ए मानेंगे व सार्व अंतर डी होगा। समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए सार्वंतर डी का कहलाता है, ठीक है। अतः समांतर श्रेणी होगी तो 200 लट्ठे, ठीक है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में, पंक्ति को क्या माने हमने, पद। सबसे नीचे पद में यानी सबसे पहला पद में होगा, भूमि की सबसे नीचे में रहेगा 20वां वाला पद, ठीक है। 20 पंक्ति यानी 20 होगा, इसके 20 के ऊपर में होगा 19, उसके ऊपर में होगा 18, 3 पद हो गए, डॉट 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 डॉट। अब इधर हमें ज्ञात करनी है सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने, तो n पदों की संख्या, n पदों की संख्या या n पदों तक लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लिख दिया तो। और हमें निकालना क्या क्या है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। तो ये 200 लट्ठे क्या है, कुल लट्ठों की संख्या यानी समांतर श्रेणी का योग 20 19 18 यानी जितने चलेंगे उनका योग है। तो इसमें क्या क्या है ये देखो, a बराबर 20, d बराबर 19 में 20 को घटा दो, बराबर आएगा 19 में 1 घट गया, 20 में 1 घट गया तो 1, 20 में 19 20 में 19 गया तो 1 बचेगा, लेकिन 20 क्या है, बड़ी है, ऋणात्मक। d बराबर -1 आए, ठीक है। हमें 200 लट्ठों की पंक्तियों में रखे गए, मतलब ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे, पंक्ति को में माना पद, यानी कितनी पदों में रखे गए हैं। तो n बराबर होगा, n लेंगे, ठीक है। n को हम क्वेश्चन मार्क में लेते हैं, n ज्ञात करनी है। और 200 दिया है ना, यहाँ पर भी 200 दिया है, लट्ठों की संख्या दिया है, यानी 20 19 18 ऐसे करके सभी को जोड़ेंगे तो 200 आएंगे। तो Sn बराबर दिया है 200। अब हमारा यहाँ पे D है देखो, तो हमारा सूत्र बड़ा वाला होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ये D में मान रखने पर लिखना, ठीक है। और Sn 200 दिया है, मतलब समांतर श्रेणी का योग 200 दे दिया है। n बराबर दिया हमें ज्ञात करने, तो n को लिख दिए। देखो 4 पात्र है ना, देखो 1 2 3 4, 3 दिया है, n बचने दिया तो n निकाला आ जाएगा। हमेशा 3 पात्र दिए रहेंगे 1 निकलेगा, 2 पात्र दिए रहेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। ये 2 गुणा में a बराबर दिया 20 प्लस n बराबर तो निकालनी है हमें, d हमें दिया -1, ये 200 बराबर n निकालनी है। और जब n निकालना होता है तो क्या क्या करना होता है यह भी ध्यान देखना, अगर समांतर श्रेणी का योग है तो
ये 40 हो गया, 20 दूनी 40, और ये भी प्लस कर देता हूँ, इसमें ब्रैकेट लगाते हैं चूँकि ये ऋणात्मक है तो एन एकम एन, लेकिन ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋण ऋण प्लस एक एकम एक, अभी ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। 200 बराबर n बटा 2, ये 40 प्लस माइनस माइनस n का n प्लस 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 1 का 1। अब इसको 40, ये संख्या है, ये चर राशि भी संख्या है, संख्या संख्या का कुछ होगा, क्या होगा देखेंगे। n बटा 2, ये 40 बड़ी है ना तो 40 लेते हैं, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1, सामने वाले का चिन्ह उठा जाता है, ये माइनस n है। अब ये 200 बराबर n बटा 2, ये प्लस 1 यही इसी पक्ष में था इसलिए प्लस लिखो ना, ये 41 हुआ, ये माइनस n। अब देखो चूंकि n क्या है, चर राशि है, इधर पक्षांतरित करेंगे तो कोई लाभ नहीं, और इन दोनों का इसके पाड़े में ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अगर एक पद होते तो कटा देते, तो डायरेक्ट इसका और इसका गुणा कराते हैं, पूरे का बटा 2 लिख देंगे। तो 200 बराबर, और 41 है, n के साथ गुणा होगा तो 41 n माइनस प्लस माइनस n का n के साथ होगा तो n स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक घात आपस में जुड़ के 2 घात हो गए। गुणा के समय जुड़ता है, भाग के समय घटता है, भाग होता तो n और n आपस में खत्म हो जाते। अब इस 2 को इधर कर देंगे, पक्षांतरित 400 हो जाएगा, 200 गुणा में 2 बराबर 41 n बराबर, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है n स्क्वायर। अब देखो ये n स्क्वायर है, n दिया है, यानी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा ये, और ये 400 हुआ बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। और हम जो n स्क्वायर का जो पद है, यानी हमारा प्रथम पद होता है, उसको हमेशा धनात्मक रखते हैं। चूंकि ये ऋणात्मक है, इधर पक्षांतरित करेंगे 400 के पक्ष में तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो मैं n स्क्वायर लिखा, 41 n वाली है ना, घात की घटती क्रम में लिखते हैं, 2 घात है, अब यहाँ पे 1 घात है, तो ये 41 क्या है, धनात्मक है, तो इधर आके ऋणात्मक n, ठीक है, प्लस में तो इधर माइनस, बराबर इतना को हम इधर ला लिए 400 की ओर, अब इधर 0 हो जाएंगे। अब ये 400 इसी पक्ष में है तो ये प्लस में ही है, ठीक है, तो ये 400, क्योंकि ये इधर चले गए तो ये 0, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको हमने लेसन 2 में बहुत पढ़े हैं, और इसको कैसे अब हल करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, सीधा हल करके बता रहा हूँ, ठीक है। सीधा क्या, लिखना तो पड़ेगा ही। द्विघात समीकरण को हम कौन से विधि से हल करेंगे, गुणन खंडन विधि, ठीक है, गुणन खंडन विधि से हल करेंगे। 3 विधियां होता है द्विघात समीकरण को हल करने का, एक ये पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, और ये लेसन 2 में नहीं था जी, ये लेसन 3 में है, ठीक है, लेसन 3 में ही है, इसी प्लेलिस्ट में है वो लेसन, ठीक है। तो समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, बी बराबर माइनस, ये बहुत हल किए हैं, और सी बराबर ये 400।
गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, कैसे करते हैं आप सबको मालूम है, ठीक है। इसको हल करेंगे भी, AC निकालते हैं सबसे पहले, 1 गुणा C बराबर 400 बराबर 400। अब ये क्या है, 400 धनात्मक में है, तो हमारा कौन सा सूत्र लेते हैं हम, फार्मूला जो मैंने बनाया है, AC धनात्मक है तो ये मध्य पद है, B मध्य पद है, ये प्लस में, चूँकि धनात्मक है 400 धनात्मक तो धन को लेंगे और प्लस लेंगे, बड़ी संख्या प्लस में रहेगी और यह बड़ी संख्या इसके आधार पे लेते हैं, और चूँकि ये प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा, दोनों संख्या प्लस प्लस में रहेंगे। और ऋणात्मक होता है तब बड़ी संख्या ऋण लेंगे और छोटी संख्या अगर धनात्मक है ये तो भी ऋण ऋण, ठीक है। और हमारा मध्य पद क्या है, ऋणात्मक में है, ये देखो -41, तो हम दोनों पदों को ऋण ऋण लेंगे, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या वाली ये है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या लेते हैं, पहले संभावित गुणनखंड निकालने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये 400 बड़ी संख्या को ले लिया, इसी को ले लेते हैं और ऋणात्मक रहेगा ना, और छोटी संख्या भी ऋणात्मक, दोनों को गुणा कराएंगे तो 400 धनात्मक, ऋण ऋण धन हो गया। अब हम ऐसा कार्य करेंगे गुणनखंड जो जोड़ने घटाने पर 41 आए, लेकिन गुणा करेंगे तो 400 ही आए धनात्मक, तो 2 से तो चला जाएगा ये। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये 20 अगर हम 2 3 4 करके ले जाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। 400 200 250 मैंने बताया था रेंज, ये 400 है तो कम से कम 15 से शुरू करते हैं, ठीक है। 15 जाएगा, ये 15 दूनी 30 और ये 15 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, 16 से देखते हैं, 16 दूनी 32 लिखता हूँ, 16 दूनी 32 और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 8 80, 16 पंचे 80, ठीक। यानी कितना आया, 25 और -25 कितना हो जाएगा, 25 15 40 1 41, ठीक, ये आ रहा है, ठीक। ये 400 का दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस धन होगा, और यही क्या है, हमारा गुणनखंड है, क्योंकि देखो -25 और ये गुणा को भूल जाओ, माइनस ये 16 बराबर माइनस 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 25 और 16 41, थोड़ा सा गलती होता रहता है। अगर हम n फुट कर दें, यहाँ पे n दिया ना, तो n फुट कर देते हैं, -25 n माइनस 16 n बराबर, इसको अच्छे से हम वहाँ पे समझाएं, ठीक है, लेसन 2 में। अतः करके लिखेंगे, प्रथम पद n² दिया है और -41 के स्थान पे इसको रखता हूँ मैं, जल्दी करते ताकि अन्य को हल कर पाएँ। ये 16n और इसके बाद लास्ट में दिया है, ये देखो प्लस 400 बराबर 0। अब इसको हल करता हूँ फटाक से। इसके बाद क्या, मध्य पद को तोड़ने के बाद सीधा ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप, ये माइनस दिया, ध्यान रखना, अब इधर चेंज हो जाएंगे, क्या चिन्ह, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको छोटी है n के पाड़े में n² आता है, यानी ये छोटी n निकाल जाएगा, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे n है, यहाँ पे n नहीं है तो n नहीं निकलेगा। 16 छोटी है 400 से, 400 पाड़े में आता है, देखो 16 का 25 के साथ गुणा होगा तो 400 होगा, तो यहाँ 16 निकलेगा, यहाँ n निकलेगा, और मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसी से भाग दे देंगे ना, तो ये ब्रैकेट में क्या बचता है पता चल जाता है, यहाँ पे 16 निकलेगा, ये n 16 25 बार में बराबर 0।
देखो -n-25 n-25 बिल्कुल सही है। n-25 चेक करने का, अगर दोनों सही निकला है तो बिल्कुल सही है। n-16 इसको अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को -25 बराबर 0, n के वैल्यू निकालने के लिए 0 ले लेते हैं बराबर करके, या n-16 बराबर 0। ऐसे बहुत हल किए, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं समझना कि वो नहीं कर रहा है करके, समझा नहीं रहा है करके। ये 16, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, देखो ये n पदों की संख्या, यानी 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं। देखो तो 200 लट्ठों को या तो 25 पंक्ति में रखे गए हैं या तो 16 पंक्ति में, ठीक है। लेकिन आगे एक और कंडीशन दिया है, और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपर यानी प्रथम 20 हो गया, 19, 18, उसके बाद सबसे जो ऊपर में होगा वो अंतिम कहलाएगा। तो अंतिम को हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें 2 कंडीशन है ना। अंतिम यहाँ पे, अतः अंतिम पंक्ति या पद में क्या लट्ठों की संख्या हेतु n, पहला n मानेंगे 25, 2 बार हल करेंगे तो माना n बराबर 25 है, ठीक है। पहले इसको लेंगे, उसके बाद 16 को लेंगे। माना n बराबर 25 है, तब अंतिम पंक्ति, ठीक है। n बराबर क्या है 25, a बराबर कितना दिया है 200, ठीक है। और d बराबर हमें दिया है -1 निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो a बराबर 200, d बराबर -1, और ये तो इस फार्मूले के लिए है। अंतिम पंक्ति को क्या से प्रेजेंट करते हैं, an, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n-1, और ये d, an ज्ञात करनी है, ठीक है। और n दिया यहाँ पे 25, तो ये 25 लिखता हूँ। a दिया 200 प्लस n दिया हमें 25 -1, d दिया हमें -1। अब हमारा निकल आएगा ये 25 बराबर ये 200, ये प्लस 24, 25 में 1 घट गया 24, गुणा में ये -1। a 25 बराबर 200 प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। गुणा होके 24 से कम 24, a 25 बराबर आएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे गलती किए थे, a बराबर 200 ले लिए थे पूरा, और देखो a बराबर क्या है हमारे पंक्ति में 20 है, ठीक है। यहीं पे देखो एक संख्या की गलती की वजह से a बराबर 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे सुधार करेंगे, ठीक है। ये 200 नहीं है 20 है, ठीक है। और ये 76 भी नहीं होगा, जो 20 में देखो ये प्लस में माइनस में संख्या घटेगी ही, लेकिन क्या होगा, ये 200 नहीं है, ठीक है, 20 ही है। और 24 में क्या 20 घट गए तो बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 76 नहीं आएगा, और 4, और ये क्या है 24 बढ़े तो ऋणात्मक 4, ये क्या है ऋणात्मक में है, देखो, ठीक है। 24वां पंक्ति में क्या है ऋणात्मक 4 है, लट्ठे क्या है ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है।
अब हम अंतिम पद माना n बराबर अब 16 लेंगे, यानी 24 क्या है, n बराबर क्या है 25 नहीं होगी अब, क्योंकि अगर n बराबर 25 होंगे, देखो n की वैल्यू निकाले हमने, क्या है, n पदों की संख्या है, दो पद में आए 25 और 16, लेकिन जो 25वां पद है वो ऋणात्मक 4 में है, इसलिए n बराबर 25 नहीं होगी, ये लिखेंगे ऋणात्मक, चलो इसको बाद में लिखेंगे, -4 है ना। अब इसको देखते हैं, n बराबर 16 ले लिए, a बराबर 20 और d बराबर कितना -1 है, और an ज्ञात करनी है, ठीक है। 16वां पद ज्ञात करेंगे तो an बराबर a प्लस n-1 और ये d, an बराबर दे 16, यानी ये 16वां पद बराबर a बराबर 20 प्लस 16 माइनस 1 d -1, ठीक है। अब यह देखो a 16 यानी 16वां पद निकलेगा बराबर 20 और ये प्लस 16 में 1 घट गया तो 15, ये गुणा में -1, 16वां पद 20 प्लस माइनस गुणा होके 15 कम 15, अब a 16 बराबर, देखो 20 बड़ी है तो धनात्मक आएंगे, 20 में 15 गए तो 5, ये क्या है धनात्मक है, ठीक है। तो अब देखो 25वां पद क्या है -4, यहाँ पे देखो हमने n की वैल्यू 2 लिए थे, 2 नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि लट्ठों की संख्या एक क्रम अनुसार में होंगे, या तो 16 या तो 25 कभी नहीं होंगे, एक होंगे। तो हम यहाँ पे चुनेंगे, क्योंकि 25वां पद ऋणात्मक 4 है और लट्ठे ऋणात्मक नहीं होंगी, ठीक है। तो चूंकि a25 इजिकल टू -4 है, जो कि असंभव है, क्योंकि लट्ठे ऋणात्मक नहीं हो सकती, 200 यानी 200 ऋणात्मक कैसे होगी, ठीक है। खाली जगह थोड़ी को गिनेंगे कि ये पंक्ति है करके, असंभव है। अतः a 16वां पद बराबर 5 है, जो कि यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था कितनी पंक्तियों में रखे गए, तो 16 पंक्तियों में, ठीक है। जो कि 16 पद का अंतिम पद में 5 रहेंगे, ठीक है, जो कि n बराबर 16 यानी n बराबर 16 यानी 200 लट्ठों को 16 पंक्तियों में रखा गया है, और ये भी आंसर है, ठीक है। ये वाला और ये वाला आंसर है हमारा। तो कितने क्वेश्चन हल किए? मात्र 2। ये चलो, ये लास्ट 20वां क्वेश्चन है ये, और इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं दिया इसमें, लेकिन वही चीज़ें विस्तार से प्रश्न को दे दिया है। तो देखो लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 3 का, ठीक है। इसमें क्या ना, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा है, ठीक है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है, ये बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है।
तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में क्या है रखा है, परस्पर 3 मीटर की दूरी पर। यानी एक दूसरे जो बीच बीच में जगह दिख रहा है ना, वो केवल 3-3 मीटर का, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर आपस में रखें आलू को। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक रखे गए। अब प्रत्येक प्रतियोगी बालिका है, जो बच्ची बाल्टी से चलना प्रारंभ करती, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, पहले को लाएगी फिर चलेगी। ये इतना दूरी कितना है 5, फिर जाएगी, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, इसको उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, इसको उठाकर फिर डालती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, यहाँ तक। अगर 10वां को फिर जाएगी फिर लाएगी, ठीक है, एक साथ किसी को नहीं लाएगी, एक एक करके लाएगी। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, प्रत्येक को ना सभी दौड़ेंगी। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो पहले तो समझाना पड़ेगा। दिया है बाल्टी से प्रथम आलू की दूरी, इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा। बाल्टी से प्रथम आलू की दूरी बराबर कितना दिया, ये 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। बाल्टी से प्रथम आलू की दूरी ज़्यादा है, देखो ज़्यादा है, फिर ये सभी समान 3-3 के है। अब चूंकि प्रथम आलू को बाल्टी में डालने के लिए, प्रथम आलू को बाल्टी में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ से एक बार जाएगी, उठाएगी, फिर एक बार वापस आएगी। तो लिखता हूँ मैं, एक बार 5 मीटर क्या है जाएगी, और पुनः एक बार फिर 5 मीटर आएगी। तो एक बार 5 मीटर जाएगी प्लस पुनः वापस एक बार 5 मीटर आएगी, ठीक है। तो चूंकि है ना, अब इसलिए प्रथम आलू के लिए, इसलिए प्रथम आलू के लिए लगाई गई दौड़ कितना है, 5-5 10 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे लिखना था, 5-5 करके लिखना था, फिर बराबर 10 मीटर करना था। तो यहाँ से यहाँ तक इतना, ठीक है। अब दूसरे आलू के लिए लिखते हैं। अब दिया है, क्या दिया है इसमें, और क्या दिया है देखो, परस्पर क्या है, आलूओं के बीच की दूरी कहाँ पर गए, 3, ये 3 मीटर, ठीक है, परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। तो इसको लिखता हूँ मैं, 3 मीटर याद रखना इस आलू के बीच में। तो द्वितीय आलू को बाल्टी में डालने के लिए लिखता हूँ, दिया है परस्पर आलूओं की, दिया है परस्पर आलूओं की दूरी दिया है 3 मीटर, ठीक है। इसलिए चूंकि द्वितीय आलू क्या है, द्वितीय आलू को क्या करेंगे, बाल्टी से, देखो बाल्टी से फिर जाएगी, दूसरे को उठाएगी, फिर लाएगी, ठीक है। तो द्वितीय आलू को
बाल्टी में डालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रथम आलू को बाल्टी में डालने के लिए लिखे थे ना, वैसे ही लिखेंगे अब। द्वितीय आलू को बाल्टी में डालने के लिए एक बार क्या है, एक बार क्या है, प्रथम आलू तक की दूरी को दौड़ेगी 5 मीटर, फिर और दौड़ेगी 3 मीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे, फिर पुनः आएगी 3 मीटर, फिर पुनः आएगी बाल्टी तक 5 मीटर। तो 5 3 8, 2 बार करेगी तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो एक बार बाल्टी से आलू की दूरी, एक बार बाल्टी से प्रथम आलू की दूरी 5 मीटर, ठीक है। बाल्टी से प्रथम आलू की दूरी 5 मीटर और प्रथम आलू से द्वितीय आलू की दूरी 3 मीटर दौड़ करेगी, चूंकि बालिका कहा तो करेगी, ठीक है। यानी 5 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 8 मीटर। एक बार गई, अब 8 मीटर फिर वापस आएगी और पुनः सीधा लिखता हूँ, द्वितीय आलू से द्वितीय आलू को बाल्टी में डालेगी, बच्ची है इसलिए डालेगी, वापस आकर डालेगी, वापस आकर, ठीक है। तो फिर यानी करके लिखते हैं 5 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 8 मीटर। इस तरह लिखेंगे द्वितीय आलू के लिए लगाई गई दौड़ नेक्स्ट पेज में। इसके बाद कुछ नहीं है, अब लिख लिए जितना लिखना था उतना। इसलिए, ठीक है, ये इसलिए चूंकि का चिन्ह है, इसलिए द्वितीय आलू के लिए लगाई गई दौड़ 8 प्लस 8 बराबर 16 मीटर। अब ये हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद होगा 10 और दूसरा पद होगा 16। तीसरे के लिए लिखते बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें 10 तक ले जाने के लिए कई पेज भर जाएंगे, ठीक है। हमें प्रथम पद मिल गया, दूसरे पद भी मिल गया है, दूसरे में पहले को घटा देंगे, डी मिल जाएगा, और n पदों की संख्या तो 10 दिया ही है, तो कुल दूरी हमें निकाल आएगा। कैसे निकलेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। अतः समांतर श्रेणी की प्रथम पद a बराबर 10, द्वितीय पद a2 बराबर, अरे ये 10 है ना, 10, द्वितीय पद 16 होगा, ठीक है। डायरेक्ट लिखता हूँ, समय नहीं है। और सार्व अंतर d बराबर 16 में -10 कर देंगे तो ये 6 आएगा, और यहाँ पे 10 है, ठीक है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी 10 बार ऐसे ऐसे करते रहना पड़ेगा। तो 10 दिया है, तो n पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या n बराबर 10, और चूंकि ये क्या है, मीटर में है ना, मीटर में, ये भी मीटर में,
तो आंसर भी मीटर में आएगा। ये 10 आलुओं की पदों की संख्या है ये। तो हमें समांतर श्रेणी या यहाँ पे रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है बालिका की कुल दौड़, समांतर श्रेणी की योग या कुल दौड़, ये SN बराबर होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बारिश शुरू हो गया, जल्दी फटाफट करते, थोड़ा सा वो हो सकता है साउंड में। ठीक है, तो SN बराबर लिखेंगे N/2, चूँकि D दिया है तो हमारा कौन सा होगा 2 + N-1 और ये D। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे हल करो, लेकिन चलो जल्दी करता हूँ। SN बराबर N बराबर दिया है 10/2, ये A है ना 2 गुणा में प्रथम पद 10 दिया है, प्लस N बराबर 10 - 1, D कितना दिया है 6। SN मतलब क्या है, यहाँ पे N बराबर 10 दिया ना, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 5 20 प्लस 10 में 9 गुणा में 6, ये SN 10 बराबर 5 20 प्लस 9 छक्के 54, SN 10 बराबर 5 गुणा में 20 50 और 20 70 4 74, और SN 10 बराबर आ गया 5 चौक 20 के 0 सिलाई 2 5 7 35 35 और 2 37, चूँकि मीटर में दिया है बताया ना, तो ये मीटर में है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चूँकि ये 20वां क्वेश्चन था, बारिश शुरू हो चुका है, और ये एक एग्जाम्पल में है, जल्दी बता देता हूँ मैं। इसमें क्या ना, केंद्र A है और ये B है। A से प्रारंभ करते हुए बारी से केंद्रों A और B, एग्जाम्पल में से प्रश्नावली का ख़त्म हो चुका है, चूँकि ये डिफरेंट टाइप का है तो लेंगे। ठीक है, ये बारी A और B को लेते हुए त्रिज्याएँ 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल आकृति बनाई गई है। तो हल में फटाक से लिखता हूँ, ये पाई की वैल्यू दिया है। ठीक है, कुल सर्पिल लंबाई कितनी होगी, ऐसे लंबी कितना होगा। देखो यहाँ पे पहले हम ना त्रिज्याओं की, देखो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है पूछा गया, तो हम त्रिज्याओं का योग निकालेंगे, कितने तक है हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हम, और थोड़ा समय इसमें भूल गया, इसमें ना 13वें क्रमागत 13वें तक है। ठीक है, बनाई गई है, तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, 13 क्रमागत त्रिज्याओं की सर्पिल कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना 13 आएगा। ठीक, थुक में क्या भूल गया इसको लिखते, तो हल में लिखेंगे 13 सर्पिल, देखो 1 2 3 है ना, तो इसी प्रकार के 13 कुल 13 है, उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, 13 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो माना प्रथम पद A व सार्व अंतर D है, चूँकि ये क्वेश्चन क्या है आपके बुक में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्रमागत 13 सर्पिल, क्रमागत 13 त्रिज्याओं की सर्पिल की कितनी कुल लंबाई होगी, सर्पिल की कुल कितनी लंबाई होगी। ठीक है, तो माना त्रिज्या तो सार्व अंतर होगी, त्रिज्याओं को हम क्या मान ले, पद मान ले, D है, और माना त्रिज्याएं समांतर श्रेणी की पद है, तो समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी क्या होगी 0.5 0 A, और ये क्या है
1.5। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 0.5 और d बराबर कितना होगा। देखो यहाँ पे a है ना, तो अब घटा लेना, 1 में आधा घट जाएगा तो 0.5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, 13 त्रिज्याओं का सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ n बराबर 13 है। ठीक है, और यहाँ पे कुल लंबाई पूछी गई ना, 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे त्रिज्या, तो SN बराबर निकालेंगे कितनी है। उसके बाद क्या है, इस पाई का उपयोग अर्धवृत्त में करेंगे। तो लास्ट पहले तो हम इन त्रिज्याओं का कुल कितना निकालेंगे, उसके बाद क्या है आपको मालूम होगा अर्धवृत्त का क्या है, पाई r होता है। क्या अर्धवृत्त का त्रिज्या या क्या कहें कि अर्धवृत्त का क्या है, ये 2 पाई r क्या है, ये क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। ठीक है, अर्धवृत्त का। तो जल्दी करता हूँ, बारिश है। SN क्या होगा, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 ये d। ठीक है, SN हमें ज्ञात करना है। n दिया है 13/2 और 2 प्रथम पद ये 0.5। ठीक है, गुणा में है तो प्लस n 13 दिया है, -1 कर देते हैं। d कितना दिया है, d मैंने कैसे बता दिया, हाँ इसको घटा के बताया था ना, तो ये 0.5 ही होगा। और SN बराबर ये 13/2 ही रहने दो। देखो आधा का 2 गुना होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको गुणा करते 2 पंचे 10 होगा, 0 का चूँकि 1 ही दशमलव तो बीच में क्या है दशमलव लग जाएगा तो 1 ही आएगा। प्लस 13 का ये 12 और ये गुणा में हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब ये SN बराबर, ये आगे देखना, आगे ट्विस्ट है ना इसमें, ये देखो 12 पंचे दशमलव को भूल जाओ, 0 को भी भूल जाओ, क्योंकि 0 को कोई मतलब, 12 पंचे 60 होगा। ठीक है, 60 होगा, लेकिन एक दशमलव की संख्या दोनों पक्षों में के दोनों पक्षों की जोड़ी जाती है। इसमें एक ही दिया तो 0 है, ये 6 है तो बीच में लगा दूंगा दशमलव, तो 12 का 6 आएगा। 12 का आधा से गुना होगा तो 12 का आधा होगा समझो। अब ये SN क्या है, 13 है जी, यहाँ पे 13 लिखते चलो। 13 पदों का मतलब 13 त्रिज्याओं को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो कंटिन्यू दिया है समांतर श्रेणी का, ये 13/2 और ये 7 गुणा में 7। अब 2 का पाड़ा में नहीं आता तो क्या करेंगे, 7 या 21 का 1, ये SN बराबर 13 लिख देते हैं। 7 या 21 का 1 हासिल है 2, 7 एकम 7, 7 2 9, ये पूरे 1/2। ये क्या है, त्रिज्याओं का योग। तो अतः लिखता हूँ, अतः 13 क्रमागत त्रिज्याओं का योग 91/2 है। अब हम जानते हैं कि चूँकि यहाँ पे अर्धवृत्त है ना, देखो अर्धवृत्त बटा है ना, तो अर्धवृत्त का क्या, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त दिया है ना, यहाँ पे अर्धवृत्त दिया है, तो अर्धवृत्त की कुल लंबाई पूछा गया ना, तो अर्धवृत्त की लंबाई होती है, अर्धवृत्त की हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है, पाई r। त्रिज्याओं का योग दिया मतलब ये r बराबर है, दिया है r बराबर 91/2 और पाई बराबर दिया है, लिखा है क्वेश्चन में 22/7। ठीक है, पाई बराबर 22/7। तो लंबाई हम निकालेंगे। ठीक है, बराबर करके पाई 22/7
गुणा में 91/2, 2 11 बार में कट गया और 7 13 बार में कटा। यहाँ पे दिखा ना, 7 का 13 कम हुआ तो 91 आया, तो 7 13 बार में कट गया और 2 कम 11 बार में, तो ये बराबर ये 11, 2 का 11 बार में 22 का, और ये 7 का 91 में 13 बार में, तो बराबर कितना आएगा जी। यहाँ लंबाई है ना, ठीक है, ये अर्धवृत्त की लंबाई पूछे, कुल लंबाई। आर हमने निकाल लिया था, पाई को जोड़ना बाकी था। तो 11 तिया 33 और 11 कम 11, 11 3 14, और यही हमारा आंसर है। इसमें क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया, तो ये सेंटीमीटर है, ठीक है, cm। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जल्दी कर दिया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया है। देखो, प्रदूषण को रोकने के लिए ना बच्चों ने क्या अपने कक्षा में कक्षा के सामने, प्रत्येक कक्षा के सामने क्या है, पेड़ लगाने को दिए, पेड़ लगाए। जैसे कक्षा पहली के बच्चे 1 पेड़ लगाए, कक्षा दूसरी का 2 पेड़ लगाए, इसी तरह से 12वीं तक चला। 12वीं के बच्चे भी, चूँकि कक्षा 12 है तो 12 पेड़ लगाए, लेकिन प्रत्येक कक्षा का 3 वर्ग है, ठीक है। तो हल में मैं लिखता हूँ, एक कक्षा लिखेंगे, पेड़ की संख्या, ठीक है। कक्षा क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी भी रख देते हैं, और ये 12वीं डॉट 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 कक्षा। पेड़ों की संख्या, पहली कक्षा ने 1 लगाए, दूसरी ने 2 लगाए, तीसरी ने 3 लगाए, 12वीं ने 12 लगाए। लेकिन प्रत्येक कक्षा का 3 वर्ग, यानी 3 वर्ग है, एक कक्षा में 3 वर्ग है, तो 3 का गुणा करा दो, 1 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 3, 12 गुणा में 3। अब इस तरह से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, डॉट 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 कॉमा कॉमा, 12 तिया 36। ये क्या, समांतर श्रेणी बन गया। प्रथम पद दिख रहा है, सर्वांतर निकाल लेंगे, चूँकि 12 पदों की संख्या, ठीक है। कुल कितने पेड़ लगाए थे आपको एसएन ज्ञात करनी है, ठीक है। ए बराबर ये है, डी बराबर कितना आएगा, 6 में 3 आएगा, ठीक है। और एन बराबर क्या है, कुल 12 है, तो एन बराबर कितना रखेंगे, 12, ठीक है। तो आपको एसएन ज्ञात करनी है, डी वाला बड़े फार्मूला। अब लास्ट 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन जो है हमने कर चुके, ठीक है। ये एग्जाम्पल में से, लेकिन हमने प्रश्नावली में ही कर चुके हैं, इसलिए कृपया करके आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सेम टू सेम किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, बस संख्या बदली है। तो हमारा समांतर श्रेणी लेसन 4 समाप्त हुआ, ठीक है। कल से हम ना लेसन 5 में चलेंगे, जो अनुपात और समान अनुपात वाली चीज़ें, ठीक है। इसको देखना, अनुपात समानुपात पहले समझाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा समाप्त हो गया है, कल मिलते हैं, ठीक है।